हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जो वीडियो रहेगी वो हिंदी में रहेगी और फिर इसके बाद इंग्लिश में भी रहेगी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए वीडियो यूज़फुल है। पहले हिंदी वाले देख लें और फिर इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। ठीक है, तो दोनों के लिए ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन बेसिकली एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो हम शिक्षा में कैसे प्रबंध करें, किस तरीके से अच्छे से काम हो सके, तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक शिक्षा और एक प्रबंधन। एक शिक्षा वर्ड हो गया और एक प्रबंधन वर्ड हो गया। अब जो शिक्षा शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? संस्कृत के शब्द शिक्ष धातु से हुई है, जिसका मतलब होता है सीखना या फिर सिखाना। और वास्तविक रूप में शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं एवं व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास की एक प्रक्रिया है, यानी कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और जो उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो क्षमताएं हैं, वो बाहर उभर कर आ सके। ठीक है, जैसे कि कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है, तो वो सब उसकी जो बेसिक जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाहर आ सके। सो दैट इज़ ये काम होता है किसका? शिक्षा का। और प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन होता है मैनेजमेंट करना, है ना। प्रबंधन का मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलना। तो एक संस्था के द्वारा जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव जो वो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए एक सामूहिक प्रयास है, यानी कि मिलकर एक प्रयास किया जा रहा है। और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला और विज्ञान को कहा जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने की कला को ही प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। और ये आप सीख भी सकते हैं और किसी के अंदर जन्म से भी होता है कि दूसरों जो कोई पर्सन होता है वो दूसरे से काम बहुत आसानी से करवा लेता है। सो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो प्रबंधन का मतलब क्या है? प्रबंधन का मतलब है क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। ये एक सामूहिक प्रयास है। नौ संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। एफ डब्ल्यू टेलर, ये तो बिजनेस स्टडीज कॉमर्स के अंदर हम पढ़ते और पढ़ाते ही हैं, तो इनको जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है एजुकेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन का इनको जनक कहा जाता है एफ डब्ल्यू टेलर को। जो कॉमर्स वाले हैं वो इनको भली भांति जानते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते होंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगेन देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी हिंदी के अंदर सुन सकते हैं, समझ में आएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आ जाइए लुथर गुलिक शैक्षिक प्रबंधन का जनक, यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट का जनक जो है वो लुथर गुलिक है, जबकि वैज्ञानिक प्रबंधन का जो जनक है वो एफ डब्ल्यू टेलर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लुथर गुलिक शैक्षिक प्रबंधन का है और एफ डब्ल्यू टेलर किसका है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है। हेनरी फ्योल जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि जो प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं उनके जन्मदाता हैं। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इनको आप याद करिए। हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांतों के जन्मदाता हैं, लुथर गुलिक शैक्षिक प्रबंधन के, और एफ डब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के। अब ये कुछ अपने पास प्रबंधन की भाषाएं हैं, मैनेजमेंट की भाषाएं हैं। एक है पीटर ड्रकर ये कहते हैं कि प्रबंधन विभिन्न व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला व विज्ञान है। कि आप अपना काम दूसरों से करा पाते हो तो आपके अंदर साइंस है, आपके अंदर आर्ट है। जे.बी. सीयर्स ये कहते हैं कि अनौपचारिक रूप से, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति ही प्रबंधन है, यानी कि आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव कर लिए, दैट इज प्रबंधन। हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि पहले शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है पहले पूर्वानुमान लगाना, यानी कि फॉरकास्टिंग करना, फिर योजना बनाना, प्लानिंग करना, फिर संगठन बनाना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर डायरेक्ट करना, फिर कंट्रोल करना, स्टाफिंग करना। तो ये सब हेनरी फ्योल ने, ये सब बहुत हम डिटेल में पढ़ते हैं कॉमर्स के अंदर। फिर आ जाइए जे.डी. मनी। तो जे.डी. मनी ये कहते हैं किसी भी संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग ही करने ही प्रबंधन कहलाता है। क्योंकि आप किसको मैनेजमेंट कर रहे हो? बेसिकली लोगों से काम करवा रहे हो, तो मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ, है ना, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा। तो देखिए टेलर के अंदर ये देखो वैज्ञानिक चीज़, आप टेलर को ऐसे याद रखो, टेलर क्या करते हैं? कपड़े स्टिच करता है ना, तो उसको पूरी साइंस लगानी पड़ती है कि कितना कट करना है, कैसे कट करना है, कितना मतलब कपड़े को कट करना है। सो दैट इज़ वैज्ञानिक, है ना, वो वैज्ञानिक है। लूथर गुलिक, ठीक है, तो लूथर गुलिक को आप याद रखो शैक्षिक से, है ना। लूथर गुलिक जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो शैक्षिक।
हेनरी फेयोल जो है, हेनरी फेयोल ने तो देखो पूरे पूरे प्रिंसिपल्स ही दिए। ये देखो आप पूरी डेफिनेशन दी है ना फेयोल ने तो, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, योजना बनाना, निर्देशन करना, समन्वय करना, तो पूरा एक जो प्रोसेस चल रहा है वो फेयोल ने दिया है। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखो ड्रकर क्या कहते हैं, देखो डक जो होती है ना, वो उसके अंदर पूरी कला होती है। डक को आपने देखा होगा पानी के अंदर किस तरीके से तैरना है, तो कला व विज्ञान जो शब्द है वो ड्रकर के दिए हुए हैं। जेबी सीयर्स क्या कहते हैं, उद्देश्यों, है ना। तो हम सी और उद्देश्य, सीयर्स मतलब सी और उद्देश्य, आप अपने उद्देश्यों को देखिए, तो सीयर्स ने उद्देश्यों की बात कही है। हेनरी फेयोल ने सबका है, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, निर्देशन करना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, तो ये किसने कहा है, हेनरी फेयोल ने कहा है, और इन्हीं को सिद्धांतों का जनक भी कहा जाता है। जे.डी. मनी, तो मनी इंसान को पैसे चाहिए, तो मानवीय संसाधन कहाँ से आएंगे, मनी से आएंगे। आई होप याद हो जाएगा। तो इंग्लिश वाले भी बिल्कुल जरूर एक बार जरूर सुने, है ना, इंग्लिश वालों के लिए भी बहुत यूजफुल है। विलियम लुइक क्या कहते हैं, विलियम लुइक ये कहते हैं कि प्रबंधन से आशय किसी संस्था के मानवीय व भौतिक संसाधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से है, यानी कि ह्यूमन और जो फिजिकल जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि बेंचेस हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, तो इनका जब आप अच्छे से यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो भौतिक और मानवीय, ठीक है। तो लुक फॉर बोथ मानव एंड भौतिक संसाधन, दोनों को आप देखिए, तो लुक फॉर मानवीय एंड भौतिक संसाधन। अब यहाँ तक कुछ रट्टे मारने वाला था। अब प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है, यानी कि कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पूर्व नियोजित प्रक्रिया है, पहले से प्लानिंग हो जाती है। समस्याओं का समाधान किया जाता है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है सारी पावर एक हाथ में रखना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है पावर्स को डेलीगेट कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि जो जिस काम में अच्छा है उसको आप वो प्रोवाइड कर दीजिए, उसको आज़ादी दीजिए काम करने की। कला व विज्ञान दोनों है, कला व विज्ञान कहा ही है ना, किसने कहा है, कला व विज्ञान। देखो वैज्ञानिक किसने कहा था, टेलर ने कहा था, है ना। और कला व विज्ञान जो दोनों वाले पॉइंट्स थे वो मैंने अभी आपको बताए थे कि डक के अंदर कला भी होती है और विज्ञान भी होती है, ठीक है। इन्हें याद करना है, याद कर लीजिए साथ साथ में नेक्स्ट मंथ, क्योंकि एग्जाम ही है। प्रबंध एक मूर्त व अमूर्त क्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, निदानात्मक और उपचारात्मक है, यानी कि इससे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। जे हार्टले ने 3 प्रमुख चीजें बताई हैं, है ना। तो हार्टले देखो क्या कहते हैं, आपको पता है ना, हमारे हार्ट के अंदर इनपुट प्रोसेस हमेशा चलती रहती है ना, और जब रुक जाते हैं तो इंसान ही खत्म हो जाता है। तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट वाली बात इन्होंने कही है। इनपुट का मतलब कि आपने क्या क्या प्रोवाइड कर दिया शिक्षा के अंदर, आपने भवन दे दिया, उनको फर्नीचर दे दिया, खेल मैदान दे दिया, अधिगम सामग्री दे दी, छात्र दे दिए, शिक्षक दे दिए, दैट इज इनपुट, मतलब सब अवेलेबल है। अब आपने उनको प्रक्रिया करनी शुरू की, क्रय काम किया, कार्मिक किया, और फिर उसके बाद जो आपकी उपलब्धि हैं वो आ जाएंगी, सो दैट इज आउटपुट, यानी कि रिजल्ट। चलिए, अब हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत ये इन्होंने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स, 14 सिद्धांत दिए थे। कार्य का विभाजन, काम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डिवीजन ऑफ वर्क करिए, सारा काम खुद लेकर मत बैठिए। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो अथॉरिटी भी दीजिए, यानी कि अगर आप किसी को उत्तरदायित्व दे रहे हैं तो उसको अधिकार भी दीजिए। अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आदेश की एकता, निर्देश की एकता, आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एक पर्सन से ही आपको आदेश मिलना चाहिए, और निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका डायरेक्शन एक ही होगा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। सामूहिक हित की वरीयता, पारिश्रमिक यानी कि जो आपको पेमेंट वगैरह मिलेगी। केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन नहीं करना है, डिसेंट्रलाइजेशन। सोपान श्रृंखला, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, है ना, उसका क्या कहते हैं, ऑर्डर से रिसीव करने का। व्यवस्था, मैनेजमेंट होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए, इनकी बार बार वो अपनी जॉब चेंज ना करें। पहल क्षमता, वो इनिशिएटिव लें, खुद भी वो आकर कुछ बताएं एम्प्लॉयज़। और सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब आ जाइए हेनरी फेयोल के 5 महत्वपूर्ण कार्य, ये तो इनके थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत। अब आ जाइए 5 महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने क्या दिए, तो POCCC बहुत इंपॉर्टेंट है। POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन।
पहले नियोजन प्लानिंग करना, फिर संगठन ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, फिर कमांड निर्देशन देना, फिर कंट्रोल करना, जो गलतियां हो गई हैं उसको देखना, फिर कोऑर्डिनेट यानी कि समन्वय को बैठाना। तो POCCC ज़रूर याद होनी चाहिए। हेनरी फियोन ने दिया है। लुथर गुलिक अंग्रेजी पढ़ाई सीखना चाहता था ना, तो इसने पोस्ट कॉब दिया है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सेम है, ठीक है। अब इसके बाद इसने दिया है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये आपको इंग्लिश में ही याद होने चाहिए, है ना। हिंदी में भी आप कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आने की ज़्यादा चांसेस है। प्लानिंग नियोजन करना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना, स्टाफिंग नियुक्तिकरण करना, डायरेक्टिंग निर्देशन देना, कोऑर्डिनेशन समन्वय बैठाना, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन और बजटिंग बजट निर्माण। अब देखिए सिद्धांत 10, कार्य विभाजन करना, है ना। विभागीय संगठन के 4 आधार हैं। पर्पस यानी कि उद्देश्य, पर्सन, प्रोसेस और प्लेस, क्षेत्र क्या है। पद सोपन, सचेत समन्वय, समितियों द्वारा समन्वय करना, विकेंद्रीकरण करना, आदेश की एकता होना, स्टाफ होना, प्रत्यायोजन होना और नियंत्रण का क्षेत्र होना, है ना। ऑलमोस्ट सेम है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य भी यही है, ऑलमोस्ट यही है। नियोजन बनाना, संगठन बनाना, नियुक्तिकरण करना, निर्देशन देना, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बैठाना, कोऑर्डिनेशन बैठाना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, मोटिवेट करना, संप्रेषण, निर्णय लेना, नवाचार, नेतृत्व। तो ये शिक्षक प्रबंधन के कार्य हैं। संगठन में संसाधन 2 होते हैं, मानवीय और भौतिक। मानवीय में जो इंसान बैठे हैं, जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, जो अभिभावक हैं, जो विद्यार्थी हैं, ये वो हो गए। और इसके बाद आ जाते हैं भौतिक यानी कि भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, खेल का मैदान। उद्देश्य क्या है, इनका समन्वय बैठा के रखना, यानी कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, और व्यावसायिक वृद्धि हेतु अवसर उपलब्ध कराना, समय का सदुपयोग करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना यानी कि बेटर यूटिलाइजेशन करना, व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना, केंद्रित शिक्षा यानी कि समाज से केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, और वो व्यवसाय भी कर सके, और अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास करना। तो ये था अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि था क्या, ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, जो कि शैक्षिक प्रबंधन, संकल्पना, कार्य एवं सिद्धांत। एक काम करती हूँ, इंग्लिश की वीडियो अलग से डाल देते हैं, हिंदी की अलग से डाल देते हैं ना, दोनों का अलग अलग चलने देते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कंप्लीट आपको ये चैनल के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।